कांग्रेस ने जब रायपुर के ऐतिहासिक कांग्रेस भवन का निर्माण किया, उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी। छेरछेरा पुन्नी के दिन कांग्रेस जन निकले और छेरछेरा मांग के उन्होंने कांग्रेस भवन आज़ादी की लड़ाई के उन दिनों में बनाया। इसकी ठीक प्रतिकृति भूपेश बघेल जी जब हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तब देखने को मिली, जब उन्होंने विपक्ष में रहते हुए। सत्ता में रहते हुए तो संसाधन जुटाना बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस विपक्षी दल था और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जन सहयोग से छेरछेरा पुन्नी के दिन ही मालवीय रोड में और सब जगह निकले लोग, पूरे प्रदेश में निकले और राजीव भवन का निर्माण हुआ। प्रदेश कार्यालय के निर्माण के बाद अब जिलों में और ब्लॉकों में कार्यालय निर्माण की पहल जारी है। लेकिन एक अद्भुत बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो रायपुर में जो कार्यालय बनाया ऐतिहासिक है, अद्भुत है, बहुत महंगा है, भव्य है, लेकिन कांग्रेस का कार्यालय सिंपल, सादा और फंक्शनल कार्यालय, एक ऐसा कार्यालय जहां पर सुविधाएं तो सारी हैं लेकिन वैभव नहीं है। हर चीज़ जो ज़रूरी है वो जुटाई गई है, लेकिन अनावश्यक चीज़ों पे खर्च नहीं किया गया है। एक बहुत ही सुंदर कार्य भूपेश बघेल जी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए हुआ। झमेला उठा लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष, ये कैसे संभव हो पाता है? किसी रणनीति का हिस्सा है या उनकी सहजता और ही माना जाए? मैं सिख समाज की कार सेवा का उदाहरण सामने रखूंगा। उनका कोई गुरुद्वारा बनता है, कोई धार्मिक कार्य होता है तो सब लोग कार सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इससे भी प्रेरणा लेते हैं और झमेला उठा के, श्रमदान करके राजीव भवन में भी, जिलों के कार्यालयों में भी हम लोग सब काम कर रहे हैं और उद्देश्य यही है कि अच्छा कार्यालय बने। बड़ी संख्या में वर्धा आश्रम भी ले जाए गए थे कार्यकर्ता, कुछ बड़े छोटे नेता ले जाए गए थे। वहाँ भी हमने देखा गौ सेवा की गई, भजन सुना गया, सारा तरह से जो सिंप्लिसिटी है, बापू के आदर्शों को मानने की कोशिशें हुई। हकीकत में यहाँ ऐसा कुछ नज़र पड़ता है जब 6-8 महीने हो गए वर्धा से लोग लौटे हैं? वर्धा में जो कुछ भी हुआ वो तो इतनी पवित्र जगह है कि वहाँ जाके व्यक्ति स्वयं प्रेरित हो जाता है। लेकिन वर्धा ले जाने का उद्देश्य यही था कि गांधी जी के उस आदर्श को, उन भावनाओं को लोग समझ सकें और बहुत ही सफल प्रयोग रहा ये। वर्धा से लौटने के बाद भी बहुत सारे लोग गांधी जी के उन आदर्शों को सही अर्थों में समझ के चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। नरवा गरुआ घुरुआ बारी जो कांग्रेस सरकार का शुरू से नारा रहा है, गांधी जी भी यही कहते थे कि गांव मूलक व्यवस्था हो। और आज छत्तीसगढ़ में गांव वालों का, किसानों के, मजदूरों के सशक्तिकरण का काम चल रहा है। बिलासपुर में 2-3 घटनाएं हो गई। वर्दी वालों को कांग्रेस के कार्यकर्ता माँ बहन की गाली देते हुए सुने हैं, वीडियो एविडेंस है बाकायदा। ये क्यों हो रहा है? कोई भी व्यक्ति यदि अपनी मर्यादा तोड़ता है, अपनी सीमा तोड़ता है, मुझे याद है एक कार्यक्रम में हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, चौबे जी मंत्री हैं, अन्य मंत्रियों का नाम लिया, उन्होंने मेरा भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टी ने हमें ये जवाबदारी दी है। जब तक इसे जवाबदारी समझ के एक भाव से काम किया जाएगा तब तक तो कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जब आप इसे अपना अधिकार समझने लग जाते हैं, सत्ता के मद में आते हैं, तो अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये घटनाएं कदापि स्वीकार्य नहीं हैं। बिलासपुर की जिस घटना का आपने उल्लेख किया, उस घटना में ब्लॉक अध्यक्ष के विरुद्ध न केवल मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि उसको ढूंढ के पकड़ के लाया भी गया। हालांकि उसी मामले में एक दूसरा वीडियो फिर सामने आया जिसमें वही सिपाही जाके धमकी दे रहा है। तो सच्चाई क्या है, ये जांच एजेंसियों का काम है ये पता लगाना। लेकिन कांग्रेस में किसी की भी ऐसी मर्यादा तोड़ना स्वीकार नहीं है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को हम भी सलाम करते हैं। गोधन न्याय योजना को लेकर मुख्यमंत्री कैशियर की भूमिका में आ जाते हैं हर 15 दिनों में, और 1-2 दिन बाद मीडिया में खबर आ जाती है गोबर घोटाला।
इस पे कहाँ फेलियर नज़र आता है? ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं करप्शन में वापस चले जाते हैं, जब चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि बापू के आदर्शों पर चला जाए? आपको धन्यवाद, आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रशंसा की। अब अपन बात करते हैं गोधन न्याय योजना की। मैं आपको थोड़ा पहले ले जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में याद करिए, ये धमधा में एक गौशाला थी, भाजपा नेता की गौशाला थी। उस गौशाला को करोड़ों रुपए का अनुदान मिलता था और उस गौशाला में काम क्या होता था? गायों को मारने का काम उस गौशाला में किया जाता था चमड़ी के लिए। तो करोड़ों का अनुदान गौशालाओं को मिले और उन गौशालाओं में गाय की हत्या हो, इसकी तुलना में मैं गोधन न्याय योजना पे आपसे बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत इस पे घोटाले का आरोप लगा रही है। ये कहती है कि इतना गोबर खरीदे तो इतना खाद क्यों नहीं? पूरी गोबर का तो खाद बनता नहीं, गोबर में कुछ पानी भी रहता है। हम गोबर का दाम दे रहे हैं और 2 रुपये में यदि हम गोबर ले रहे हैं और उससे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो पूर्व में रमन सिंह सरकार में छत्तीसगढ़ में 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये में खरीदी जाती थी, आज शुद्ध गोबर से बनी हुई वर्मी कंपोस्ट छत्तीसगढ़ में यदि 9-10 रुपये में सरकारी विभागों को मिल रही है, तो घोटाला पहले होता था या अब हो रहा है? अब तो अच्छी कंपोस्ट मिल रही है, जो टेस्टिंग में अच्छी पाई गई है और कम दामों में मिल रही है। और पूर्व में कंपोस्ट के नाम पे मिट्टी मिलती थी, स्वयं गुणवत्ता अनेक बार फेल हुई। रमन सिंह सरकार के इस खाद घोटाले को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। जो घोटाला करने वाले हैं उनको हर अच्छे काम में घोटाला नजर आता है। बारदानों की स्थिति हमने देखी, धान नहीं लिया गया सेंट्रल पूल में, यह भी हमने देखा। तो जब केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ से भेदभाव कर रही है, तो कैसी तैयारियां हैं कि छत्तीसगढ़ खुशहाल रहे? किस तरह का टारगेट लेकर चल रहे हैं आप लोग आने वाले 2.5 साल में? छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी की सरकार में खुशहाल तो हो रहा है। किसानों को 2,500 रुपये हमने कहा था, हम किसानों को 2,500 रुपये दे रहे हैं। पूर्व की सरकार ने 2,100 रुपये कहा था, नहीं दिया। 300 रुपये बोनस 5 साल तक देंगे कहा था, नहीं दिया। मनरेगा मजदूरों को काम देने में छत्तीसगढ़ आज देश में अव्वल नंबर पे है। तेंदुपत्ता की दर 2,500 से 4,000 रुपये की गई। न केवल पहले तो चप्पल तक चरण पादुका योजना में दी जाती थी और उसमें भी कमीशन खोरी होती थी रमन सिंह सरकार में। हमने पूरा पैसा तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को देने का फैसला लिया है। वो चप्पल खरीदें, उनको जो चप्पल खरीदना है वो अपने हिसाब से चप्पल खरीदें। सरकार तय नहीं करेगी कि तेंदुपत्ता संग्राहक कौन सी चप्पल पहनेगा, उसमें कमीशन खोरी भी नहीं होगी। तो ये एक बड़ा अंतर आया है। छत्तीसगढ़ सरकार विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपनी इन योजनाओं को पूरा कर रही है, इस पर केंद्र सरकार भी विस्मित है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान मजदूर लाभान्वित हो रहे हैं। जब मजदूर और किसान के पास गांव में पैसा जाता है तो वो गांव की किराना दुकान से सामान खरीदता है। गांव की किराना दुकान वाला कस्बे की दुकान में जाता है, वो थोक वाले के पास जाता है। यानी अगर हम बाजार में पैसा देंगे मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को, गोबर सैंतने वाली महिलाओं को, तो वो पैसा बाजार में आएगा और इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। छत्तीसगढ़ एक समृद्ध प्रदेश बन रहा है। सोशल मीडिया में भारी सवाल हैं। रेत चोर लिखा जा रहा है आशीष छाबड़ा साहब को, विधायक हैं। भूमाफियाओं से संबंध है लिखा जा रहा है देवेंद्र यादव के बारे में। मंत्री मोहम्मद अकबर के बारे में 1.5 साल से छप रहा है। बहुत सी खबरें हैं, आप बाखबर होंगे, आपको सब कुछ पता होता है। ये इसे किस तरह से कंट्रोल करेंगे और ये क्यों हो रहा है? ये बड़े गंभीर आरोप हैं। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है। मुझे याद है जब हम विपक्ष में थे हम भी आरोप लगाया करते थे, लेकिन एक अंतर आप समझिए। कांग्रेस की सरकार में हम जब भी पत्रकार वार्ता करते थे, आपको आमंत्रित करते थे, हमेशा कांग्रेस ने अपनी बात दस्तावेजी सबूतों के साथ कही। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार मुद्दों के अकाल से जूझ रही है। छत्तीसगढ़ में तो सुकाल है, किसान के घर तो सुकाल है, मजदूर के घर तो सुकाल है, लेकिन भाजपा के पास दुकाल है मुद्दों का। और मुद्दों के दुकाल से जूझ रही भाजपा अनर्गल, निराधार, तथ्यहीन आरोप लगाती है। बहुत बड़ा अंतर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। यदि कोई
आरोप होंगे तो कांग्रेस ने उन पे हमेशा कार्यवाही की है। किसान के साथ ही शायद घोटाला भी एक वजह है छत्तीसगढ़ में। लंबी फहरिस्त रही है पाठ्य पुस्तक निगम में। आपको शायद बड़ी उम्मीदों के साथ चीफ मिनिस्टर ने पाठ्य पुस्तक निगम में भेजा होगा, लेकिन आपके जाने के बाद वहाँ एक बड़ा घोटाला हो गया, कहीं और छपाई हो गई। वो घोटाला नहीं था। दरअसल मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि मुद्दों की अकाल से जूझ रही भाजपा झूठे निराधार आरोपों का सहारा लेती है। यदि कहीं किसी दो प्रिंटरों के बीच में कोई ऐसा अरेंजमेंट हुआ है, सबसे पहले क्या टेंडर की शर्तों में है आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आपके वर्क आर्डर में है? बिना वर्क आर्डर देखे, बिना टेंडर देखे झूठी निराधार बातें कहना और करना, ये भाजपा का चरित्र है। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम लोग विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं एक दो सवालों में ख़त्म कर दूंगा। थानों में एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, एसीबी एप्लीकेशन नहीं लेगा, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि निराधार आरोप है? जब जांच ही नहीं होगी इस तरह की अथॉरिटी में, पुलिस और एसीबी ईओडब्ल्यू जैसी अथॉरिटी जांच नहीं करेगी, जो बड़ी एजेंसी होती है या सख्त एजेंसी होती है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आप क्लीन हैं? किसी घटना की होने पे शिकायत करना और एफआईआर दर्ज करने के पहले कुछ तथ्य सामने आने चाहिए। केवल कहने मात्र से, राजनीतिक उद्देश्य से, आरोप लगाने मात्र से की जा रही एफआईआर सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक शासन तंत्र का, पुलिस तंत्र का और न्यायिक प्रणाली का भी दुरुपयोग किया। मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ झीरम की घटना के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2013 में घटना हुई, 5 साल तक राज्य सरकार ने जांच को हर स्तर पे बाधित किया, षड्यंत्र की जांच नहीं होने दी। जब घटना हुई थी उस समय मैंने ही कांग्रेस की ओर से कहा था कि यह एक आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र है। रमन सरकार ने जांच नहीं होने दी और अब रमन सरकार के जाने के बाद जब जब हम जांच शुरू करते हैं, केंद्र सरकार एनआईए के माध्यम से कोर्ट में आवेदन लगा के जांच को बाधित करती है। अब ये भी पता लग रहा है कि विनोद नामक कमांडर था जिसने उस मामले में बड़ी भूमिका निभाई थी और विनोद की भी मौत हो गई है। तो क्या भाजपा इंतज़ार कर रही है कि जितने इसके पात्र हैं उनकी किसी की मौत हो जाए, कोई किसी एनकाउंटर में मारा जाए ताकि सच्चाई को दबाया जा सके? वो सवाल आज भी अपनी जगह खड़ा है कि जिस जगह माओवादी हमला हुआ ठीक वहीं पर सुरक्षा क्यों नहीं थी, या जिस जगह पे सुरक्षा नहीं थी ठीक वहीं पे माओवादी हमला कैसे हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल के शासनकाल में न्यायिक तंत्र का, पुलिस तंत्र का, प्रशासनिक तंत्र का जो खुला दुरुपयोग किया, उसके कारण ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद न्याय, लोकतंत्र और प्रशासन के नियमों का पालन किया जा रहा है। आपके खिलाफ किसी तरह की जांच नहीं हुई, अच्छी बात है, आप ताकतवर हैं, आरोपों के बाद आप कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा पा सकने में सक्षम हो गए हैं। एक भारद्वाज साहब की डेथ हुई है, पुलिस के जवान थे, पूरे 1.5-2 महीने से सीरीज चल रहा है सोशल मीडिया में कि जांच मंजूर कर ली जाए या कम से कम सरकारी नौकरी मिल जाए। डिप्टी कलेक्टर, डीसी जैसी वो डिमांड कर रहे हैं। आधार है जब महेंद्र कर्मा के सुपुत्र को छत्तीसगढ़ सरकार ने सीधे डिप्टी कलेक्टर बना दिया और डॉक्टर रमन सिंह ने सौमिल रंजन चौबे को डिप्टी कलेक्टर बनाया था। तो इस मुद्दे को लेकर तो यही माना जाना चाहिए कि भूपेश सरकार डॉक्टर रमन सिंह से कहीं अलग नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है। वीके चौबे जी की भी जो मौत हुई थी, शहादत हुई थी, वीके चौबे जी की जो शहादत है वो बहुत दुखद और संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई। उसी तरीके से महेंद्र कर्मा जी के मामले में भी, जैसा कि अभी अपन ने झीरम के मामले में विस्तार से बात की, जो आप भारद्वाज वाली बात कह रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने कहा है, मैं इसको पता करूंगा और आपको इसके बारे में ज़रूर अवगत कराऊंगा क्या तथ्य सामने आते हैं। चलिए सर, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।